नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है सुदर्शन न्यूज का अशोक चौहान जी द्वारा जो एक पंक्ति पढ़ी गई थी कि ठाकुर होना आसान नहीं है, कभी कासिम कभी गजनवी से लड़ा ठाकुर। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारे बड़े से बड़े जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो इतिहास की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसके कारण ही हम लोग को डिफेंड करना पड़ता है बाद में। अब ये क्या गलत व्याख्या करते हैं, इनको एक टॉपिक मिल गया, इन्होंने, वैसे तो बड़े भाई हैं, हम उनका जितना सम्मान करते हैं उतना कुछ ही लोग करते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए कार्य किए हैं और जितनी आवाज उन्होंने हिंदुत्व के लिए बुलंद की है शायद ही किसी ने की हो। ऐसे कुछ ही चैनल हैं जो हर हिंदुत्व के टॉपिक पे बोलते हैं। उनमें से अगर कोई चैनल है तो सुदर्शन न्यूज सबसे पहला चैनल है कि हिंदुत्व के नाम पे अगर कोई भी बात आती है तो सारे वीडियो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज के द्वारा चलाए जाते हैं। पर इन्होंने जो गलत बोला है वो क्यों गलत है उस पर हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए वीडियो। ठाकुर होना आसान नहीं होता, कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर। हार तो तय थी फिर भी लड़ा ठाकुर, हारना ही था। देखिए, इनकी जो पहली लाइन थी, बस यही लाइन इनकी गड़बड़ थी कि कभी कासिम और कभी गजनबी से लड़ा ठाकुर। और इसके बाद जो व्याख्या कर दी, देखिए इतिहास में जब मुझसे ज्यादा राजपूतों के ऊपर इतिहास में उनके मान सम्मान में मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, ना मुझसे ज्यादा उनके इतिहास के बारे में कोई बोलता, क्योंकि ये तो जो दूसरी लाइन थी कि हार तय थी फिर भी लड़ा ठाकुर। ऐसे हजारों युद्ध हुए हैं जिनमें हमेशा ये पता होता था कि हार होगी ही, उस हार को टाला ही नहीं जा सकता है। पर वो राजपूत ही थे जो हमेशा केसरिया साफा बांध करके साका करने के लिए आते थे। साका को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब ये तय हो जाता कि मृत्यु निश्चित है फिर भी युद्ध भूमि में आकर के अपने प्राणों को निछावर कर देना ही साका कहलाता है। पर यहां पर जो पहली लाइन आती है कि कभी कासिम और कभी गजनवी से लड़ा ठाकुर, यही लाइन गड़बड़ हो जाती है। मीर कासिम का जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में होता है, जो सिंध पे होता है। और इस आक्रमण को रोकने के लिए जो सबसे पहले युद्ध होता है वो होता है राजा दाहिर के साथ में, राजा दाहिर सेन के साथ में, जो एक ब्राह्मण राजा होते हैं। इन्होंने बहुत वीरता के साथ में युद्ध लड़ते हैं। लगभग इनको पता चल जाता है कि युद्ध में हार होगी, फिर भी युद्ध भूमि में लड़ते हैं, जाकर के वीरता से लड़ते हैं। सुबह से शाम तक युद्ध चलता है। उस युद्ध में दाहिर की सेना जीतने लगती है, पर एकदम से क्या होता है, जैसा मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि मुस्लिम जो सेनापति होते हैं उनमें और भारतीय सेनापतियों में एक सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि भारतीय राजा हमेशा युद्ध भूमि में अपने सेना को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम पंक्ति में लड़ता है, हाथी पे बैठ के लड़ता है और अपनी सेना को प्रोत्साहित करता है, जबकि मुस्लिम सेनापति हमेशा अपनी सेना के पीछे भाग में छिपा रहता है। तो जब दाहिर की सेना एकदम से जीतने लगती है तो अपने 1000 जो चुने हुए तीरंदाज होते हैं उनसे मीर कासिम कहता है कि आप दाहिर को टारगेट करके तीर चलाइए। और जब दाहिर को टारगेट करके लगातार तीर चलाए जाते हैं तो दाहिर के जो हाथी के हौदा होता है उसमें आग के 2 तीर गिरते हैं जिससे आग लग जाती है, जिसके कारण दाहिर युद्ध भूमि से सिंध नदी की तरफ भागता है अपने हाथी की सूंड से उस आग को बुझाने के लिए। पर दाहिर के हाथी को भागता हुआ देख करके जो जीती हुई सेना होती है उसमें भगदड़ मच जाती है और यहां पर दाहिर की सेना हार जाती है। हारने के बाद में हमेशा इतिहास में सबको यही पढ़ाया जाता है कि पहला जो जौहर होता है वो मां पद्मावती जो मेवाड़ की रानी होती इनके द्वारा किया था 16,000 छत्राणियों के द्वारा। पर मैं आपको आज बताऊंगा कि जो पहला जोहर होता है वो दाहिर की सेना के हारने के बाद में दाहिर की रानी लाडी बाई के द्वारा, उनके साथ में जो महल में जितनी भी वहां पर स्त्रियां होती उनके द्वारा पहला जोहर किया जाता है। तो ये पहला जो युद्ध है जो भारत का मुस्लिमों से लड़ा गया और इसमें ब्राह्मण जो राजा था वो ब्राह्मण था। अब इसके बाद जो गजनवी का आक्रमण होता है, गजनवी का एक आक्रमण नहीं होता है, असल में गजनवी के जो बाबा होते हैं अल्तगीन, उसके बाद उनके पिताजी सुबुक्तगीन और उसके बाद मोहम्मद गजनवी, ये लगातार 50-60 साल तक का भारत के पश्चिम सीमा पर ये आक्रमण करते हैं। तो यहां पर जो सेना लड़ने आती गजनवी से, तो वहां पर कौन लड़ता है, वहां पर एक हिंदुशाही राजवंश होता है, ये भी एक ब्राह्मण राजवंश होता है जिसने लगातार 50 सालों तक का अपना सब कुछ हार करके, मतलब लगातार हार हुई जीत हुई हार हुई। इसमें असल में फिर वही चीज है कि भारतीय जो राजा होते हैं वो अपने आदर्शों की कभी बलि नहीं चढ़ाते, जिनके कारण उनकी हार हो जाती। जब जयपाल अपनी सेना लेकर के गजनवी के प्रदेश पे आक्रमण करता है, लगभग 1 लाख की सेना होती है, तो गजनवी की सेना
तैयार नहीं होती है। तो भारतीय राजा जो आदर्शों का परिचय देकर के उनको तैयार होने का मौका देते हैं। गजनवी चालाक होता है, वो युद्ध टालता रहता है, और जब वहां पर हिम का युग आ जाता है, हिम युग मतलब कि जब बर्फबारी का सीजन आ जाता है, और दाहिर की अरे हिंदू शाही राजवंश के जो राजा होते हैं जयपाल, इनकी सेना जो है बर्फ में फंस जाती है और तूफान के कारण लगभग आधी सेना नष्ट हो जाती, तभी गजनवी आक्रमण करके इनको हरा देता है। दूसरी बार जब जयपाल फिर से आक्रमण करता है गजनवी के ऊपर, तो वहां क्या होता है, गजनवी बोलता है हमारी सेना इस बार भी तैयार नहीं। वो क्या करता है, 50-50 सैनिक भेजता रहता है, और हिंदू शाही जो राजा होते हैं वो पूरा आक्रमण ना करके वो जो नियम होते हैं उसके अनुसार 50 अपने सैनिक भेजते रहते हैं। भाई यहाँ पर कोई मल्ल युद्ध नहीं चल रहा था कि उनके 50 के बदले आप 85 भेजेंगे। उनके अगर 85 सैनिक अभी तैयार हैं तो आप पूरी सेना लेकर के उनके प्रदेश में घुस करके आक्रमण करके जीत सकते हैं। पर इन्हीं आदर्शों के कारण लगातार हिंदू सेनाएं हारती गई। इसके बाद गजनवी ने जब भी आक्रमण किए तो उन्होंने ऐसा कोई भी आदर्शों का परिचय नहीं दिया। भारत में आक्रमण करके पूरे हिंदू शाही राजवंश जो पश्चिमी सीमा का सबसे मजबूत दुर्ग बोला जाता था उसको गिराते हुए लगभग 50 सालों के बाद उसका अंत कर दिया। फिर जो सबसे बड़ा युद्ध होता है जिसका नाम होता है पानीपत का युद्ध, जिसमें द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें हेमू जो लड़ाई लड़ता है वो उनको सब लोग इतिहास में वैश्य समाज बनिया वर्ग से मानते हैं। इसके बाद जो आप पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, इसमें जो नेतृत्व करने वाली जो मेन सेनाएं होती हैं बाजीराव की, वो ब्राह्मण सेनापति होते हैं, और लगभग यहाँ पर उनका पूरा वंश एक तरीके से कहिए, एक दो लोगों को छोड़ करके सब लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। लगभग 40 से 60 हजार मराठे मारे जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कभी कासिम और कभी गजनवी से लड़ा ठाकुर, तो ऐसा नहीं है। असल में हमारे इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने इतना तोड़ मड़ोड़ के पेश किया कि हम लोग अगर अपने पूरे एक विस्तृत इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जिस समय राजपूत कमजोर हो गए तो उसके बाद दक्षिण में मराठों ने, अब विजयनगर साम्राज्य की जो बागडोर है वो उस समय के यादवों के हाथ में, होसियल राज्य जो था यादवों के हाथ में। तो ऐसे कई राज्य मैं आपको बता सकता हूं जो यादवों के हाथ में, या जिनको आज की डेट में आप एससी बोलते हैं उनके हाथ में, या जो एसटी बोले थे उनके हाथ में थे। उन्होंने भी लगातार मुगलों से लड़ाइयां लड़ी हैं। तो हम जब इस तरीके से देखिए महिमा मंडन करना, तो भाई मैं फिर ही कह रहा हूं कि राजपूतों ने जिस प्रकार का युद्ध भूमि में शौर्य का परिचय दिया वैसा तो किसी ने दिया ही नहीं होगा। भाई हाथी को मार देते थे आप। अगर मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया, ईश्वरदास जी ने जब हल्दी घाटी का दूसरा शाखा हो रहा था, हल्दी घाटी के मेवाड़ का दूसरा शाखा हो रहा था, तो ईश्वरदास जी को भेजा जाता है। तो ईश्वरदास जी अकबर के सामने पहुंचते हैं तो उन्होंने उनको सलाम नहीं ठोकते। तो अकबर के जो सेनापति होते हैं वो बोलते हैं कि बादशाह आलम आपसे नाराज है, आपने सलाम नहीं ठोका है। तो ईश्वरदास जी कहते हैं मौका आने पर मैं इनको सलाम जरूर पेश करूंगा। तो ईश्वरदास जी जब मेवाड़ के अंदर हाथी भेजता है अकबर, तो उस समय सोचिए अकबर खुद बोलता है कि मेरा एक हाथी जो है 500 घुड़सवारों के बराबर है। तो हाथियों को अंदर भेजने के समय अकबर का जो सबसे मजबूत हाथी होता है उसके एक दांत को पकड़ करके उसकी सूंड को काट देता है, और सूंड काट करके महावत की तरफ देख करके बोलता है कि जा करके अकबर को बोलो या करके मैंने मुजरा पेश किया, मतलब कि मैंने अपना सलाम पेश किया उनके सामने। तो राजपूत, अगर आप मेवाड़ का, मैंने इतना इतिहास आपको बता दिया कि राजपूतों के शौर्य, अकेला राजपूत 500 सैनिकों पे भी भारी पड़ जाता था, तो उनकी बात ही मत करिए। पर अगर आप इस विषय पे आ जाएंगे कि गजनवी और कासिम से लड़ा ठाकुर, तो ऐसा नहीं है। हमेशा युद्ध भूमि में जब भी जो भी राजा जहां पर रहा है, भारत के सभी योद्धा जो थे वो वीर योद्धा थे। उन्होंने हमेशा से भारत के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, और जो सबसे पहले आक्रमण हुए उन आक्रमणों को रोकने वालों में ब्राह्मण ही थे। अगर आप सोचेंगे कि इसमें कि ब्राह्मणों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, तो आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण जो गुरु होते थे उन्होंने शस्त्र की शिक्षाएं बड़े बड़े जो राजपूत राजा होते थे और उनके जो बड़े बड़े सैनिक होते थे उन सबको ब्राह्मण जो होते थे उन्होंने ही शिक्षा दी। वो शस्त्र चढ़ाने में निपुण होते थे। सातवाहन वंश जिन्होंने सको को हराया था, और उसके बाद उन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर 400 वर्षों तक राज किया। इतने वर्षों तक का किसी ने भारत के बड़े भूभाग पर कभी राज नहीं किया है। तो ये जो लोग थे ये भी ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों के राजवंश इतने हैं भारत में कि आप शुंग पढ़ेंगे, आप कर्ण पढ़ेंगे, ये सब ब्राह्मण राजवंश थे जिन्होंने भारत के लिए हमेशा से भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, युद्ध भूमि में गए, लड़ते रहे। तो ये चीज बोलना कि कभी कासिम और कभी गजनवी से लड़ा ठाकुर, ऐसा नहीं है। जो सही है इतिहास में हमेशा उस चीज को पेश करिए जिससे कि हम लोग इतिहास में कभी भी टारगेट ना किए जा सके। आपको मेरा भगवा प्रणाम। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पे इसी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।